नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या अन्य किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो जनरल साइंस का हम लोग का जो सीरीज चल रहा है उसका ये सेट नंबर 11 है। आज हम लोग सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले 10 सेट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, तो आप अगर अभी तक वो वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। उनका मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि ये जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग का आज का ये क्वेश्चन कौन सा है। देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1, 20,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को क्या कहा जाता है। दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक जिस ध्वनि का फ्रीक्वेंसी होता है, जिस ध्वनि का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, उसे हम लोग अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से? अल्ट्रासाउंड के नाम से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के आधार पर जो है वो साउंड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फ्रीक्वेंसी के आधार, एक होता है 20 हर्ट्ज से कम, एक होता है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासाउंड बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? इंफ्रासाउंड। 20 हर्ट्ज से कम जो होता है उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं। और एक हम लोग देखेंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक जो फ्रीक्वेंसी होता है जिस ध्वनि का, उसे हम लोग बोलते हैं ऑडिबल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंग। क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंग। तो आप इसे याद कर लें, चाहे तो आप नोट कर लें, श्रव्य तरंग, या तो फिर इसको आप बोल सकते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, से अधिक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है उसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। तो ये बात आप जो है अच्छे ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गर्दन पर थायराइड ग्रंथि में सूजन किस बीमारी के कारण होता है। गर्दन पर जो थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाता है, तो किस बीमारी के कारण? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घेंघा रोग। घेंघा जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि थायराइड ग्रंथि जो है उसमें सूजन हो जाता है और गला जो है एकदम बिल्कुल मोटा सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये घेंघा रोग के कारण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि घेंघा रोग जो है वो किसके कमी से होता है, हमारे शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाने से घेंघा रोग होता है। तो दोस्तों, आयोडीन, हमारे शरीर में जो है आयोडीन की कमी जब होगी हमारे शरीर में तो घेंघा रोग हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? घेंघा रोग होता है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर रक्त अल्पता जो एक बीमारी है, इसको हम लोग एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, या जिसको हम लोग रक्त क्षीणता बोलते हैं या एनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, शरीर में खून का कमी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों कि एक हम लोग का नेक्स्ट यहाँ पर जो है सूखा रोग जो होता है दोस्तों, जिसको हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से। ठीक है, इसको हम लोग जो है वो रिकेट्स के नाम से जानते हैं। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे। ठीक है, रिकेट्स। और दोस्तों, ये जो है वो विटामिन डी की कमी के कारण जो होता है वो रिकेट्स होता है। तो इतना बात आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए दोस्तों, आप इतना जो है आपको इसमें समझ में आ गया है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि विटामिन डी जो है, विटामिन डी अगर हम लोग देखेंगे प्राकृतिक रूप से, ठीक है, तो विटामिन डी जो है वो किस चीज़ में पाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्लेशिया एक परजीवी पौधा है जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। मतलब यहाँ किस उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, तो ये आपको बताना है।
यानी कौन से उष्णकटिबंधीय वर्षावन में ये रेफ्लेशिया नाम का परजीवी पौधा पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना है पहले कि परजीवी पौधा क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि वैसे हम लोग को मालूम होता है कि पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ पौधे जो होते हैं उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं कर पाएगा, जिसके कारण अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वे पौधे जो है वो किसी दूसरे पौधे पर ही आश्रित होते हैं अपने पोषण के लिए। तो जो पौधे अब खुद से खाना नहीं बना सकते हैं क्लोरोफिल के अनुपस्थिति के कारण, तो वे दूसरे पौधे से लिपट करके रहते हैं और उसी से वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो उस प्रकार के पौधे को हम लोग परजीवी पौधा के नाम से जानते हैं। उसमें एक रेफ्लेशिया भी होता है। तो ये कहाँ पाया जाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ ये हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये दक्षिण पूर्व एशिया। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वे जीव जो वायवीय तथा अवायवीय दोनों श्वसन करते हैं निम्नलिखित में से कौन है। तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पर पूछा जा रहा है वायवीय और अवायवीय से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले समझिए वायवीय, तो श्वसन जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है उसे हम लोग वायवीय श्वसन बोलते हैं, और वैसे श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग अवायवीय श्वसन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग मनुष्य में, ठीक है, सब क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा जीव है, ये जो खमीर है, जिसको हम लोग ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। खमीर को क्या बोलते हैं, ईस्ट भी बोलते हैं। तो इसमें जो है ये दोनों तरह का श्वसन देखा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रोगाणु इनके रूप में फैलते हैं। दोस्तों रोगाणु जो है वो किस रूप में फैलते हैं, तो रोगाणु जो है वो छोटी बूंद के रूप में फैलते हैं, छोटी बूंद के रूप में फैलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए इनमें से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि ध्वनि की चाल जो है वो जो वस्तु है वो किस माध्यम में है, यानी किस अवस्था में है, उसके आधार पर भी ये डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक जो होता है वो ठोस में, उससे कम ध्वनि की चाल जो है वो लिक्विड में, यानी कि ये द्रव में, और सबसे कम ध्वनि की चाल जो है वो हवा में, और बिल्कुल भी ध्वनि की चाल वहाँ नहीं होगी जहाँ पर निर्वात होगा। ठीक है, ध्वनि की चाल शून्य हो जाएगी जहाँ निर्वात होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होगी, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होगी। और ये निर्वात जो है, ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे कम, लगभग सबसे कम क्या, ये शून्य मान लीजिए। ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है। ठीक है, इतना क्वेश्चन जो है वो आपको ध्यान में समझना पड़ेगा। चलिए अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना है कि ध्वनि की चाल हवा में यानी वायु में कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ध्वनि की चाल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ जो ऑप्शन में दिया हुआ उसके अनुसार कौन जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। यहाँ ऑप्शन में है वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, खनिज। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो ऊर्जा उत्पन्न करने का अगर बारी आया तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलता है, ये हम लोग को मिलता है फैट्स से। वसा जो है वो सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अगर हम लोग देखेंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो इससे हम लोग को 4 कैलोरी, कितना, 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। लेकिन अगर यही हम लोग 1 ग्राम वसा लेंगे तो उससे 9 कैलोरी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से जस्ट डबल ये ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होगा, तो ये वसा से। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अंटार्कटिक हिम मछली किसके कारण वह उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेती है। तो जो अंटार्कटिक मछली होती है वो किसके कारण जो है वो उप फ्रीजिंग तापमान को सहन कर लेती है। तो उसके जो शरीर में
एंटी फ्रीज प्रोटीन होता है, जिसके कारण वो इतना जो है तापमान को सहन कर लेती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है जब दो नाभिक तत्वों को एक उच्च परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को आपको ऐसे समझना है कि जब हम लोग देखेंगे कि जब दो नाभिक आपस में जुड़ करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, जब दो नाभिक मिलते हैं, जब दो तत्वों के नाभिक मिलते हैं तो उससे मिल करके एक नए तत्व का निर्माण करते हैं, नए एलिमेंट का निर्माण होता है। तो ये जो नाभिक के जुड़ने का जो प्रोसेस होता है, नाभिक के जुड़ने का जो प्रोसेस होता है, उससे नए तत्व का जो निर्माण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, अगर जुड़ने का प्रोसेस है तो उसको हम लोग नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक तत्व जो है उसका नाभिक टूट करके दो या दो से अधिक खंडों में बंट जाता है और नए तरह के तत्वों का निर्माण होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो आपको यहाँ सिंपल याद रखना है कि अगर एक बड़ा नाभिक दो छोटे छोटे नाभिक में या उससे अधिक में टूट रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। क्लियर है? और अगर मान लीजिए यहाँ पर दो छोटा छोटा नाभिक जो है अगर जुड़ करके एक नया नाभिक का निर्माण कर दिया तो उसे हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन। इतना बात जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहता है कि दो नाभिक जो है तत्वों को एक उच्च परमाणु संख्या के साथ जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ जुड़ने का प्रोसेस बता रहा है तो ये हो जाएगा आपका आंसर नाभिकीय संलयन। दोस्तों सूर्य जो है जो हम लोग को ऊर्जा दे रहा है, जो रोशनी मिल रहा है हम लोग को, वहाँ से जो ताप मिल रहा है वो यही नाभिकीय संलयन का ही प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है? नाभिकीय संलयन का प्रोसेस वहाँ भी चल रहा है, जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न करने में जो है वो सक्षम हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि सन में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है तो आपको बताना है नाभिकीय संलयन। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कमरे के तापमान में अधिकांश तत्व किस अवस्था में होते हैं। कमरे के तापमान में अधिकांश तत्व जो होते हैं वो दोस्तों ठोस अवस्था में होते हैं। कमरे के तापमान पर अधिकांश तत्व जो है वो यानी अधिकांश तत्व जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको दो इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है कि कमरे के तापमान पर अगर हम लोग देखें कि धातु कैटेगरी में केवल एक ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी एक ऐसा धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg और इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 80 होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये धातु के कैटेगरी में हो गया। लेकिन एक ऐसा अधातु जो कि लिक्विड स्टेट में होता है वो कौन है? वो है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है। तो इतना बात जो है वो आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्टेंट हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।